चलिए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं हम लोग आपको का 11th चैप्टर केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कौन सी वेलोसिटीज होती हैं, प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, ठीक है। और कुछ लॉज आप लोगों ने केमिस्ट्री में स्टडी किए होंगे, जैसे डिफ्यूजन लॉ, ग्राम्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर रियल गैसेज हैं तो किस कंडीशन में वो आइडियल गैस पे काम करती हैं, जैसे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे वो आइडियल गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग इनको देखेंगे। तो आप लोग ये जानते हैं कि गेलो-सैक्स लॉ, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, तो उनको हम ज़्यादा डील नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल हम आगे इसमें स्टडी करेंगे। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जो इसमें स्टडी करेंगे दैट इज़ योर केटीजी। और केटीजी में जो हम लोग केटीजी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, केटीजी, तो केटीजी में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है, हम लोग समझना चाहते हैं मीन वेलोसिटी क्या होती है। सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे मीन वेलोसिटी। तो अगर हम मीन वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, मीन वेलोसिटी अगर बोले तो अगर हम ये बोलें किसी मॉलिक्यूल की स्पीड v1 c1 है, फिर c2 है, फिर c3 है, इस तरह से बहुत सारी स्पीड्स हैं। तो अगर हम c निकालना चाहते हैं, c मीन, अगर हम चाहते हैं कि मीन वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीन वेलोसिटी निकालने के लिए अगर हम बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तो देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो होगी वो होगी c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू cn एंड देन डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारा कहलाता है मीन वेलोसिटी। क्या कहलाता है? मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, उनकी ये मीन वेलोसिटी होगी। अब इसके बाद जो चीजें हैं हमारे पास, एक और वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब समझना, देखो ये क्या होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को इन शॉर्ट हम लोग आरएमएस भी कहते हैं, ठीक है। ये 12th में भी पढ़ेंगे आप लोग जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसी की बात करें तो देखो आरएमएस को कैसे लिखा जाता है, आरएमएस की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, इसको करते उल्टा है। पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो सबको स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे हर किसी को स्क्वायर कर लें, जैसे c1 स्क्वायर, सबका क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर का सम कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हम लोग ऐसे करते चले जा रहे हैं, कहाँ तक करेंगे, cn का स्क्वायर देन डिवाइडेड बाई। अब हम लोग क्या करेंगे, मीन लेना है तो हम इसका n से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद, बोलो। अब इसके बाद अगर हमें बात करनी है तो हम इसका क्या लेंगे, रूट। क्या ले लेंगे बताओ, रूट। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, इसका रूट टेक कर लेंगे। तो इससे जो चीज हमें मिलेगी हम उसे बोलेंगे आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, देखो, अच्छा चलो आगे देख लेते हैं। आइए देखिए, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, देखो, अगर हम इसको ऐसे कर दें कि सी आर एम एस का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर अप टू cn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर अप टू कितना, cn का स्क्वायर अगर हम ले लें तो क्या लिख पाएंगे बताओ, n इंटू CRMS का स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये हमें समझ में आना चाहिए। बोलो, यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब ये अगर समझ में आ गया है तो अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स ऑफ योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जो भी हम गैसेस यहाँ पे हम पढ़ेंगे केटीजी की, वो आइडियल गैस के लिए होगी, ठीक है। हम रियल गैस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इन फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए अजम्पशंस क्या है, चलें आगे। आइए देखिए, अजम्पशंस हम लोग एक एक करके इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या होगा हम लोगों के पास, समझिएगा। तो अजम्पशंस हम लोग देखना चाह रहे हैं, अजम्पशंस इन केटीजी। तो देखिए अजम्पशंस इन केटीजी। तो देखिए सबसे पहला अजम्पशन क्या है कि ऑल दी पार्टिकल्स इज अज्यूम टू बी, क्या अज्यूम करने जा रहे हैं हम लोग, देखिए सबसे पहला अजम्पशन है ऑल जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे हम क्या मानेंगे, परफेक्टली स्फीयर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे बताओ, परफेक्टली स्फीयर, ठीक है। तो पहला क्या लिख रहे हैं, ऑल दी मॉलिक्यूल्स
molecules are perfect sphere या perfect spherical in shape, perfect spherical in shape। तो अगर हम perfect spherical in shape की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा, देखो perfect, ठीक, perfect spherical in shape। ओके, दूसरा देखो क्या है, दूसरा हम ये मानेंगे इसमें कि उसके जो पार्टिकल होंगे यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ वेजल, यानी जो वेजल भरा होगा, मान लो कि ये हमारे पास एक वेजल है इस तरह से, दिस इज दी वेजल, ये कैसे वेजल है कोई, अगर ये वेजल है तो इसमें जो गैस भरी हुई होगी तो वो सारी तो ऐसे भरी होगी ना, ऐसे हमारी गैस भरी होगी, ये देखो ऐसे फिल्ड होगी पूरी, समझ गए नहीं बात को, ऐसे भरी हुई होगी, तो हम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस एज द सेम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तीसरा, अब देखो अगर इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर मैं उनको ऐसे रख दूं, ऐसे पास पास रख दें हम ऐसे करके, तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी उनको अगर हम क्लस्टर करके रख लेंगे तो उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल are volume of molecule molecules is negligible as compared to the वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी जो गैस का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में इसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा। ये बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए और पॉस्टुलेट्स देखते हैं इसका। अगर हम आगे और बात कर रहे हैं तो देखिए, आइए देखिए, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, तो ये बात तो सही है कि उसका वो होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑल दी molecules are in random motion, that is जो आप लोग पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है, ये हमारे पास रहता है। अब एक और चीज है कि जब इसमें कोलिजन होगा तो इसमें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, यानी नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है इसमें, द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक, नेक्स्ट, before and after collision molecule move in a straight line, these are the postulates जो हमें इसमें अज्यूम करना है, ठीक है, कि हमारे क्या हो गए, पोस्टुलेट्स हो गए, ठीक है, और जो हमारे पोस्टुलेट्स होंगे वो हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या हमारे पोस्टुलेट्स होते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है कि हमारी जो गैसेस होती हैं वो कैसे किसी कंटेनर की सरफेस पर क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो नाउ द हेडिंग इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है।
अब इसका हम लोग डेरिवेशन करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़े आगे, आइए। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर exerted by gaseous molecule on the container wall, ठीक है। ये हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो इसमें, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़ें। देखिए इसमें हम डेरिवेशंस करेंगे। तो देखिए अब ये मान लेते हैं, मान लिया कि हमारे पास ये एक क्यूब है। क्या है ये? हमारे पास एक क्यूब है इस तरह से, दिस इज द क्यूब। ये क्यूब है, ये ठीक। इसका जो एज है हमारे पास, जो एज है हमारे पास, ये वो ए है, ये जो है वो भी ए है, और ये जो है वो भी ए है। ओके, अब हम यहां पे कोई एक मॉलिक्यूल अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज मॉलिक्यूल 1। इसका नाम लिख दिया हमने मॉलिक्यूल 1। अब ये जो मॉलिक्यूल है इट इज मूविंग। हमने मान लिया कि ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी c1 से। तो अगर हम बात करें, अगर ये स्पेस में मूव कर रहा है, हम पहले ये मान लेते हैं लेट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन अ गिवन गैस, आर इन गिवन, ये सब मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हम कर रहे हैं, आर इन गिवन गैस। कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास? इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक। नेक्स्ट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू m। तो देयरफॉर मास ऑफ द गैस क्या मानेंगे? कैपिटल M, जिसको हम क्या लिख देंगे? n इंटू m, ठीक है, n इंटू m। ये आ गया हमारे पास, यहां तो कोई दिक्कत? ओके। अब अगर हम बात करें इसके, यानी जो C1 है वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम C1 की बात करें कि C1 हमारे पास क्या होती है, कैसे निकालना है, क्या करना है, वो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर मॉलिक्यूल 1 that is 1 has velocity c1, then how it can be write as? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग c1 इन वेक्टर फॉर्मेट, c1x i कैप प्लस c1y j कैप प्लस c1z k कैप। ये हम लोग लिख सकते हैं। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। इतना हम लोग लिख सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप लोग ये जानते हैं कि अगर हम C1 का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो C1 का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी हम C1 अगर यहाँ लिख दें, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू C1x का स्क्वायर प्लस C1y का स्क्वायर प्लस C1z का स्क्वायर, उसका क्या ले लेंगे? रूट। ये बात समझ में आया? अच्छा, अगर हम लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि अब जो हमारा मॉलिक्यूल है ये, दे विल स्ट्राइक ऑन द वॉल, इस वाली वॉल पे क्या करेगा बोलो? ये स्ट्राइक करेगा। अगर ये इस बॉल पे स्ट्राइक करेगा तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा है, हमें प्रेशर ही चाहिए। तो अगर हम फोर्स निकाल लें, एरिया तो हमें पता है ए हो गया, तो फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा कि कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। आगे बढ़े हम लोग। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ये मॉलिक्यूल ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे टकराया, तो फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आके टकराएगा दोबारा। तो मानो ये यहां से चला ऐसे ए और फिर यहां आया ऐसे ए, तो ये अगर हमारा x डायरेक्शन है, वी हैव टू अज्यूम दिस एज अलोंग, क्या मान रहे हैं? x एक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं कि x एक्सिस पे ये इधर c से चला और c x से ही टकराया। तो कितना देर में यहां पे आके टकरा रहे हैं एक बार में? तो हम निकाल लेंगे क्या,
a प्लस ए 2a हो गया, कितनी तेज चला है c1x से, तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारा टाइम निकल आएगा। ऐसे हम और भी चीजों को कैलकुलेट कर सकेंगे, कोई उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है, अब देखो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखिए, ठीक है, आइए देखिए क्या करना है हम लोगों को, समझिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल 1 strike with wall opposite to it। अब देखो एक चीज समझना, ये समझो कि अगर मैं यहां पर इसको x, इसको y और इसको मैं अगर z अज्यूम कर लेता हूं, तो ये मेरा प्लेन कौन सा हो गया, देखो ये x है और ये y है, तो xy प्लेन हो गया। सॉरी, ये क्या है मेरा, ये ऐसे खड़ा हुआ है, ये तो x हो गया, ये मेरा y और ये मेरा z हो गया, तो ये yz प्लेन में खड़ा हुआ है। कौन सा प्लेन है ये बताओ, दिस इज योर yz प्लेन। कौन सा प्लेन है बताओ, ये yz। तो हमारा जो स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां पे जो स्ट्राइक कर रहा है अपोजिट टू इट, दैट इज इन yz प्लेन। अब समझना, तो नाउ चेंज इन इट्स मोमेंटम, चेंज इन इट्स मोमेंटम इन x डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में बोलो, x डायरेक्शन। तो अगर हम x डायरेक्शन की बात करें कि वो x डायरेक्शन में कितना चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा px p1x इजिकल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो जल्दी से, तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है, तो वो अगर जा रहा है तो m c1x, जब लौट के आएगा तो माइनस क्या लिखेंगे m, और क्या होगा माइनस का होगा, c1x ही रहेगा लेकिन माइनस में, क्योंकि जितनी रफ्तार से जा रहा है उतना ही इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या लिखेंगे 2m c1x। दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम। क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो देखो, टाइम फॉर कंसेक्यूटिव कोलिजन, टाइम फॉर कंसेक्यूटिव कोलिजन। तो कंसेक्यूटिव कोलिजन के लिए क्या हो रहा है, देखो वो गया, देखो चला वहां से a, फिर लौट के गया a, तो 2a चला कितनी रफ्तार से, c1x से, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, तो क्या लिखेंगे, तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2a c1x, यही लगेगा टाइम। अब ये चेंज इन प्रेशर है, तो अगर हम f1x निकालना चाहें तो हाउ वी कैन राइट दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा p1x अपॉन t। अब डेल्टा p को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं 2m इंटू p1x अपॉन c1x। क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, c1x। आइए, तो हम लोग क्या लिखेंगे c1x, और नीचे क्या लिखेंगे बताओ, 2a अपॉन c1x। तो 2a क्या हो जाएगा, सॉरी a से a कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे m बाई a इंटू c1x का स्क्वायर। सही है, दिस इज f1। अब इसी तरह से अगर हम प्रेशर निकालें तो देखो कैसे लिखेंगे, अगेन आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसमें कि P1x क्या लिखेंगे हम लिखेंगे F1x अपॉन a स्क्वायर। सही है, तो अब बताओ F1a कितना है हमारे पास, तो ये है m c1x का स्क्वायर अपॉन a डिवाइडेड बाई a, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर, तो m अपॉन a क्यूब इंटू c1x का होल स्क्वायर, दिस इज P1x। बोलो, यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये आपका x डायरेक्शन में निकल आया, इसीलिए इसी तरह से हम y डायरेक्शन में, इसी तरह से हम z डायरेक्शन में, इसी तरह से हम लोग हर डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं P1y, तो क्या लिखोगे बताओ यहाँ पे
m अपॉन ए क्यूब, वहीं क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे c1y स्क्वायर, इसी तरह से क्या लिखेंगे p1z, तो क्या लिखेंगे बताओ, m1 m a क्यूब, ठीक है, इंटू c1z का स्क्वायर। अब ये बताओ ये सारे निकलते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लिखें कि प्रेशर, ध्यान से सुनना, प्रेशर अलोंग x एक्सिस ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल्स, तो क्या लिखोगे बताओ, तो हम लिखेंगे p इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू, p इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, m अपॉन a क्यूब, यहां क्या आ जाएगा बताओ, c1x का स्क्वायर प्लस c2x का स्क्वायर प्लस c3x का स्क्वायर अप टू कितना, cnx का स्क्वायर। इस तरह से बताओ y डायरेक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में लिखेंगे m a क्यूब इंटू बोलो c1x का स्क्वायर c1y c2y, तो इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब इसी तरह से अगर हम लोग pz का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m बाई ए क्यूब, सिमिलरिटी लग रही है, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा तो c1z स्क्वायर c2z स्क्वायर अप टू दिस, तो ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम पूरा प्रेशर निकालें तो सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम लोग निकालने जा रहे हैं टोटल प्रेशर। लिखो इसको जल्दी से जरा, हो गया। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखनी है तुम्हें, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा बात को, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन आर इक्वल। तो अगर प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इक्वल है तो देयरफॉर हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी एवरेज। क्या निकालना है, पी एवरेज, तो क्या लिखेंगे, पी दैट विल बी इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। सही, ये हमें करना पड़ेगा कि वो पूरा 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली ऐड करना है। अब जरा ध्यान से सुनना, तो हम लोग यहाँ पे P लिख रहे हैं, तो P इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1/3 इंटू एम बाई ए क्यूब। ये बात समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग लिख पाएंगे c1x का स्क्वायर प्लस c2x का स्क्वायर प्लस इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, c1y का स्क्वायर प्लस c1z का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, c2x का स्क्वायर प्लस c2y का स्क्वायर प्लस c3z का स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। बोलो जल्दी। ठीक है भाई, ऐड कर लिया। अब हमको लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू एम बाई ए क्यूब। यहाँ क्या लिखोगे बोलो, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ये क्या है, c1 का स्क्वायर, ये क्या है c2 का स्क्वायर, इस तरह से क्या आएगा c3 का स्क्वायर अप टू cn स्क्वायर। याद है ये n टाइम्स ऑफ CRMS का स्क्वायर था, याद आया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू एम बाई ए एन इंटू एन इंटू CRMS का स्क्वायर। अब बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, मास ऑफ द गिवन गैस। क्या आ जाएगा बताओ, मास ऑफ द गिवन गैस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई CRMS का स्क्वायर। सही। अब इसमें हम लोग आगे बढ़े तो देखिए क्या मिलेगा। अगर हम इसमें और आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये चीज हमारे पास आ रही है देन व्हाट वी हैव टू राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1/3 इंटू मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, डेंसिटी ऑफ द गैस इंटू कितना आ जाएगा CRMS का स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर
exerted by the molecule on the gas। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, क्योंकि यही हमारे पास है जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, बना लो इसको जल्दी। डन। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये दिस इज द प्रेशर। और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 इंटू मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाई द CRMS स्क्वायर। CRMS स्क्वायर यानी A क्यूब क्या है? इसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको V लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको V लिख दें तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 इंटू M अपॉन V इंटू CRMS का स्क्वायर। तो ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। फिर अब इसमें हमें कोरिलेशंस याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? कोरिलेशंस। पहले लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। आइए देखिए, अब कुछ रिलेशंस हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इसमें, उनको ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो वी हैव सम स्टडी। ठीक है, तो देखिए स्टडी किस चीज की कर रहे हैं हम लोग। तो ये बताओ हमारे पास क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है बताओ। तो वो है हमारे पास क्या है? P इज इक्वल टू 1/3 इंटू क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इंटू CRMS का स्क्वायर। एक और चीज होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होता है 1/2 मास इंटू CRMS या C स्क्वायर। होता है कि नहीं? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास तो व्हाट वी कैन डू, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं PV। ठीक है, 1/3 इंटू क्या आ जाएगा बताओ? मास इंटू C स्क्वायर। अब मैं CRMS को हम क्या लिख रहे हैं? C। डन। अब देखो ये चीज है हमारे पास, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये चीज आ गया तो हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 1/3 इंटू, देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 इंटू 1/2 MC स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? नहीं? अगर ये है हमारे पास तो क्या क्या करेंगे इसका? तो ये है हमारे पास, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी आ रही है हमारे पास। तो ये हमें ध्यान रखना है। और तुम्हें एक बात और याद रखनी है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। वेयर इज n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो हम उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम उसको कैसे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज हमारे पास समझ में आ रहा है। ओके, अब अगर हम और आगे बढ़े इसमें, चलो पहले इसको उतार लो आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। इसमें क्या है हमारे पास? तो प्रेशर जो है किसी भी अगर बॉडी पे मतलब कंटेनर ऑफ द गैस पे लगा रहा है तो 1/3 MV इंटू CRMS। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 मॉलिक्यूलर मास इंटू CRMS का स्क्वायर। PV इज इक्वल टू 1/3 ऑफ दैट मच। तो अगर हम इसको देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास। अब अगर हम आगे बात करें इसमें तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए आगे अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये चीज आ रहा है हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या है उसको समझ लेते हैं। हमारे पास है PV इज इक्वल टू कितना है बताओ? 2/3 K E। इसी को हम लोग बोल सकते हैं 2/3 इंटू E। अब देखो एक और चीज हम समझते हैं, PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? nRT। PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? nRT। तो अगर हम फॉर 1 मोल के लिए अगर हम बात करें तो व्हाट वी हैव टू राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू, बोलो, RT। PV इज इक्वल टू RT। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन
1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2/3 E, ये फॉर 1 मॉलिक्यूल है, इज इक्वल टू RT। अब हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 3/2 RT। अब देखो, अगर हम और इसमें थोड़ा सा बात करें कि पूरे मॉलिक्यूल्स को अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम एक चीज जानते हैं कि क्या जानते हैं, K/R इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, N, एवोगैड्रो नंबर। तो हम लिख सकते हैं K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB मैं यहां लिख दे रहा हूं, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे N से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर N मॉलिक्यूल्स या फॉर एवोगैड्रो नंबर अगर हमारे पास हैं, देन हाउ वी कैन टेक दिस। ठीक है, तो अगर हम उसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे वो समझिएगा। फॉर 1 मोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ, E इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, R इंटू N, तो आ जाएगा 3/2 KT, 3/2 KT। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आए, देखिए अब अगर हम इसमें और बात करें कि हम लोग कैसे इसका यूज करें। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग ये जो हमने लिखा है अभी, क्या लिखा है, E इज इक्वल टू क्या लिखा है, 3/2 KB इंटू T। ये जो टेम्परेचर इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसको कहते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कितनी होती है, इसकी वैल्यू ऐसे आप लोग को एग्जाम में दी जाएगी। अदरवाइज अगर आपको ना पता हो तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन ये हमारे पास होता है। ठीक है, ओके, पर मोल भी है। ठीक है, पर मोल, एक मोल में कितना होता है, ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए और जो हमारा R होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है हमारे पास, या गैस कांस्टेंट ही बोल देते हैं। क्या है हमारे पास, ये गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपके पास होती है 8.314 जूल पर मोल। ठीक है, ये हम लोगों के पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जूल पर मोल होती है। एक मिनट, इसमें यूनिट्स में थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुको। ये हमारे पास होता है जूल, रुकिएगा एक मिनट। ठीक है, तो ये वाला होता है हमारे पास, इसकी अगर हम बात करें तो ये जूल पर केल्विन होता है। ये होता है हमारे पास जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बनाइए इसको जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हमने कैलकुलेशन की है, अबव कैलकुलेशन, ध्यान रखिएगा, अबव कैलकुलेशन ओनली फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। अगर मोनोएटॉमिक नहीं होंगी तो उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बनाओ इसको जल्दी से आप लोग, फिर हम लोग आगे इसमें हम लोगों को और बात करना है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसको जल्दी से, फिर हम लोग इसमें आगे बात करेंगे। इसमें और क्या है हम लोगों के पास, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है हमारे पास ये सब है, तो अगर हम ये बोलें कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो क्या है,
तो हमारे पास आया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आया बताओ 3/2 K इंटू टी। तो हम ये भी कह सकते हैं 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 KT। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसमें 3KT/m। और क्या लिख सकते हैं और इस रूट भी आएगा और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू इसके भी क्या रख सकते हैं n इंटू R इंटू टी अपॉन m। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। और अगर हम यहां पे बात करें इसको क्या लिख सकते हैं m इंटू n, तो यह आ जाएगा 3RT/m0 मॉलिक्यूलर मास। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो C है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ T। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपका C भी बढ़ने लगेगा, इंक्रीजेस तो क्या होगा E इज इंक्रीजेस, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बढ़ती चली जाएगी, तो प्रेशर भी क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। अब हम ये कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है ये बता दीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलो। तो देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच, क्या होता है हमारे पास, उसको समझ लेते हैं। द टेम्परेचर at which RMS velocity of gases या gaseous molecule is zero। क्या हो जाए बोलो जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो डिग्री केल्विन। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक, कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये बात हम लोगों को समझ में आ रहा है। अब हमें एक और इसमें जो टॉपिक है वो है आप लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसको हम लोग समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो इन शॉर्ट हम इसको DOF लिखेंगे। क्या लिखेंगे DOF। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताती है कि कोई एक मॉलिक्यूल अगर आपके पास है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, तो उसके पास कितनी फ्रीडम है कि वो अपने आप को वाइब्रेट करे। जैसे अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करें, जैसे हम किसकी बात करें मोनो एटॉमिक, तो अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो ये मेरे पास एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसके पास कितनी फ्रीडम है समझना। तो इसके पास फ्रीडम है, देखिए कितनी फ्रीडम है समझना। तो ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा z। तो क्या फ्रीडम है इसके पास, तो इसके पास फ्रीडम है कि ये इसके अबाउट भी घूम सकता है, देखो इसके अबाउट घूम सकता है, इसके अबाउट घूम सकता है और इसके अबाउट घूम सकता है। तो इसके पास कितनी फ्रीडम है वाइब्रेट करने की या मोशन करने की, दैट हैज 3। कितनी है 3। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी हो जाएगी बोलो 3। इन शॉर्ट हम इसको स्मॉल f से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे बोलो स्मॉल f। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब अगर हमारे पास डाई मॉलिक्यूल हो, यानी डायटोमिक हो, ट्राइएटोमिक हो, तो ये हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो इसका अगर हम देखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो DOF। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या है इसमें, द नंबर ऑफ, क्या है द नंबर ऑफ मोशंस which can be performed by the atom or molecule is
called DOF, is called DOF। तो हम उसको कह सकते हैं DOF। अब ये जो मोशन है हमारे पास, ये कई तरह से हो सकते हैं। देखो क्या क्या हो सकते हैं। मोशन जो है वो आपका लीनियर हो सकता है, लीनियर मोशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, रोटेशनल, और एक क्या हो सकता है हमारे पास, रोटेशनल हो गया, वाइब्रेशनल। क्या होता है, वाइब्रेशनल। ये तीन तरह से हमारे मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, मोशन शो कर सकते हैं। लेकिन वाइब्रेशन जो होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जाकर होता है, जिसको अक्सर आप लोगों से कभी पूछता नहीं है। रोटेशनल, अब देखो यहाँ पे अगर हम रोटेशन की बात करें तो अब ये बताओ, ये अगर मेरे पास एक पार्टिकल है और ये अगर इस तरह के अबाउट रोटेट कर रहा है, देन हाउ यू कैन शो दिस। तो इसको कैसे, तो हमारे पास ये वाली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये किसकी वजह से है, वाइब्रेशन की वजह से। ऐसे हिल रहा होगा, देखो या तो वो एक्स में हिलेगा या वाई में हिलेगा या फिर जेड में हिलेगा। तो ये वाइब्रेशनल है, ट्रांसलेशनल भी नहीं है, मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हमें इसमें जर्नल फॉर्मूला निकालना हो कि हाउ वी कैन टेक दिस, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ पे आगे मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। देखो जर्नल फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, उसको समझ लेते हैं। तो जर्नल फॉर्मूला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास, जर्नल फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हमें निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बताओ, F इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 3 इंटू n माइनस आर। ये हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब समझना जरा, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, या एटॉमिसिटी हम कह सकते हैं, एटॉमिसिटी, यानी उसके पास एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, और आर क्या है हमारे पास, इनडिपेंडेंट, डिपेंडेंट रिलेशन। ये क्या है, डिपेंडेंट रिलेशन। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, डिपेंडेंट रिलेशन। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़े अब इसमें, आइए अब अगर हम इसमें थोड़ा देखें कि किस किस के पास कैसा कैसा चीजें होती हैं, तो अगर हम उनकी बात करते हैं और फिर इनको हम निकालने की कोशिश करेंगे, देन हाउ वी कैन फाइंड दिस। तो जैसे हम पहली बात कर रहे हैं फॉर मोनो एटॉमिक गैस, पहला हम निकालना चाहते हैं, ये याद रखिएगा, मोनो एटॉमिक गैस। अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो देखिए मोनो एटॉमिक गैस में क्या होगा कि अगर हमारे पास ये इस तरह से है, ये मान लेते हैं y है, ये x है और ये z है, तो जो मोनोएटॉमिक गैस होगा तो इसके पास इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने हैं, इंडिपेंडेंट रिलेशन कितने हैं इसके पास, 0, यानी r कितना हो गया इसके पास, बोलो 0। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके पास, 1। तो बताओ f कितना आ जाएगा, तो f आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 0, दैट शुड बी 3। यानी किसी भी मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, बोलो 3। और कौन सी होगी, सिर्फ ये वाइब्रेशनल होगी, ट्रांसलेशनल भी नहीं है, और तुम्हारे पास कौन सी नहीं है, वाइब्रेशनल है बस। और क्या है ये चीज हो गई हमारे पास। ओके, अब अगर हम डाई एटॉमिक की बात करें, देखो आगे हम बढ़ रहे हैं और इसमें हम बात करने जा रहे हैं अब डाई एटॉमिक। तो अगर हम डाई एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, डाई एटॉमिक गैस। तो देखो अगर हम डाई एटॉमिक गैस की बात करें, डाई एटॉमिक गैस, तो अगर हम डाई एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो डाई एटॉमिक गैस जो होती हैं वो हमारे पास दो तरह से होती हैं। एक डाई एटॉमिक जो होती है वो हमारे पास, ठीक है, डाई एटॉमिक की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास है O2, तो डाई एटॉमिक जैसे हमारे पास O2 है, अगर हम O2 की बात करें, O2 की बात करें, अगर एक ऑक्सीजन यहां होगा और एक ऑक्सीजन हमारे पास यहां पे होगा, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटॉमिसिटी, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2, ठीक है, और r कितने हो गए हमारे पास बताओ, डिपेंडेंट रिलेशन। अब देखो ये इधर मूव करेगा तो इसको भी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें ये वाला डिस्टेंस क्या करना है, मेंटेन करना है। तो अब ये बताओ ये वाली चीज हमारे पास आ गई है, ठीक है, तो अब ये क्या कर सकते हैं समझना। अब ये जो है या तो x में, देखो x में तो मूव नहीं कर सकता, y में मूव कर सकता है और z में, तो ये किसकी वजह से हो गया, रोटेशन की वजह, ट्रांसलेशन की वजह, वाइब्रेशन की वजह से। अच्छा, और क्या होगा, ये लीनियर हो गया हमारे पास, ऐसे मूव कर रहे हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, घूम भी सकता है, क्या कर सकता है, घूम भी सकता है। घूमेगा कैसे, तो घूमेगा ये एक्स वाई में, लेकिन इसमें नहीं घूम सकता,
इसमें ये कभी घूम नहीं सकता, तो इसके पास कितनी होंगी टोटल 5। तो हम कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 3 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा बताओ 5। कितना आ जाएगा बताओ हमारे पास 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डाई एटॉमिक गैस कितनी होती है हमारे पास 3। अब देखो अगर हम बात करें अब आपसे ट्राई एटॉमिक गैस, कौन सी है गैस, ट्राई एटॉमिक गैस। तो अगर हम ट्राई एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ट्राई एटॉमिक गैस होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है लीनियर और एक होती है नॉन लीनियर, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो देखो हम कैसे निकालेंगे समझना। तो जैसे हम पहले बात कर रहे हैं इसमें लीनियर, पहला कौन सा ले रहे हैं हम लोग, लीनियर। तो लीनियर में हमारे पास एग्जाम्पल है CO2। तो अगर हम CO2 की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एटम हो गया और यहाँ पे एक एटम हो गया और यहाँ पे एक एटम हो गया, तो ये हमारे पास O हो गया, मान लीजिए ये भी O हो गया और ये हमारे पास C हो गया। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिलेशन, डिपेंडेंट रिलेशन कितने हैं, दो। तो R इजिकल टू हम कितना लिख देंगे बोलो 2 और N इजिकल टू कितना लिख देंगे बोलो 3। तो अब क्या होगा हमारे पास बताओ, तो हम लिख सकते हैं अब F इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2, दैट शुड बी 7। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राई एटॉमिक लीनियर कितनी होती है 7। तो किससे निकाल दिया हमने 7। अब अगर हम और बात करें इसमें, देखिए अगर हम और ज्यादा इसमें डिस्कस करेंगे तो देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा। अगर हम नॉन लीनियर की बात करें, दूसरी जो कैटेगरी है इसके अंदर वो है हमारे पास नॉन लीनियर। तो अगर हम नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं कि नॉन लीनियर में क्या होगा, तो अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है H2O, कौन सा है हमारे पास H2O। तो अगर हम H2O की बात करें तो H2O जो होता है वो इस तरह से कुछ रिलेशन बनाता है, ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं ये, ठीक। तो ये भी तो मेंटेन करेगा अपनी पोजीशन। तो कितने इंडिपेंडेंट रिलेशन हो गए, डिपेंडेंट 3 हो गए। तो R की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाती है 3 हो जाती है और N कितना है हमारे पास, वो तो 3 है ही। तो बताओ F कितना आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 माइनस 3, दैट शुड बी 6। कितनी आ गई बोलो हमारे पास 6 आ गया। कितना आ गया बोलो 6। तो ये आपके कुछ नंबर ऑफ डिग्रीज हैं जो आपसे कभी कभी पूछ लेगा। क्लियर है यहां तक बात, बोलो जल्दी से। तो दिस इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास निकल के आ जाती है तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ लॉज वगैरह हैं उनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि वो क्या है, क्या कहते हैं लॉज। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं और देखिए। तो हमारे पास एक इसमें है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि आपके पास जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं उनमें हर किसी में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। कितनी, हाफ kT। कितनी होती है, हाफ kT। जैसे अभी तुमने देखा कि 3/2 kT कितना था बताओ, 3/2 kT किसके लिए था, मोनो एटॉमिक। अगर हम इसको मोनो एटॉमिक के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं बोलो, मोनो एटॉमिक। अगर ये मोनो एटॉमिक है तो अब आप ये कह सकते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी उसके पास बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने F मान रहे हैं वो कितनी है 3। इसका मतलब उसने ये बोला कि ये जितनी डिग्री होती है उसमें इक्वली डिवाइड होगी। तो इक्वली डिवाइड होगी तो हम क्या बोल सकते हैं 1/2 kT, फिर कितना होगा 1/2 kT और फिर कितना होगा 1/2 kT। तो ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या हो गया, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट ले गया कि नहीं, बराबर बराबर का डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर ये बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विपार्टीशन है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो चलो उसको समझ लेते हैं, आइए देखिए। तो क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको समझते हैं, देखिए क्या है ये हमारे पास, इसको समझ लेते हैं। तो अभी जो मैंने बोला तुमसे वही इसका स्टेटमेंट है, ठीक है, वही क्या है इसका स्टेटमेंट है। देखिए क्या है, द एनर्जी कंटेंट्स, द एनर्जी कंटेंट्स in a gas, the energy contents in a gas are equally divided
थ्रू इट्स ऑल या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। क्लियर? अच्छा, अब देखो एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद मोनो एटॉमिक गैस इज 3/2 kT। कितना है बोलो? 3/2 kT। तो हम अब आगे क्या कह सकते हैं, देखो समझना, हम आगे ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? तो देयरफॉर एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom is half kT। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से निकल के आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो? ठीक है, अब देखो, अब हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे उनको समझ लेते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझना आप इसको, ये क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें तो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो हम यहाँ पे पहले समझें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे Q, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q जो होता है वो क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है P इंटू डेल्टा V, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा V। क्या हो जाएगा डेल्टा V। तो अगर हम यहां पे इसको डेल्टा V लिख दें, क्या लिख दें बताओ, डेल्टा V, तो क्या आ जाएगा, तो डेल्टा V और प्लस डेल्टा U, ये आ जाएगा कि नहीं? तो हम ये बोलेंगे कि इसमें डेल्टा V एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल रहा है, तो दैट शुड बी 0। इसका मतलब जितनी भी एनर्जी तुमने दी वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में यूज कर ली गई। कितनी एनर्जी में यूज कर ली गई? इंटरनल एनर्जी में। ठीक है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि किसी के पास भी मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो वो होती है mc डेल्टा T इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे बोलो, जो एनर्जी हमने दी है वही तो हम लोग लिखेंगे। तो ये होता है हम लोगों के पास, तो एनर्जी हम लोग जो दे रहे हैं वही हम इसको अब यूज करेंगे। तो mc डेल्टा T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, cv एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगर हमारे पास है, तो अभी इसको ऐसे नहीं लिख रहे, तो ये हमारे पास, तो यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा Q। व्हाट इज दिस, डेल्टा Q। अच्छा चलो ठीक है, अब अगर हम ये बोलें कि इफ m जो है वो 1 मोल है, कितना है बोलो, 1 मोल, और जो हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ है वो है हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस। कितना चेंज कर रहे हैं हम लोग, 1 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर हम बात करें कि अब हमारे पास एनर्जी कितनी होगी, तो अब जो एनर्जी होगी तो हम लोग लिख सकते हैं CV एनर्जी जो है ये हो गया इज इक्वल टू एनर्जी कितने एटम्स, फॉर n एटम्स, क्योंकि आपने 1 मोल लिया है तो क्या आ गया, n एटम्स आ गया। अब अगर हम n एटम्स की बात कर रहे हैं देन व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए अब अगर हम बात करें कि ठीक है चलो हमारे पास ऐसा था,
तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि CV जो है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास, अगर एक एटम होता है तो कितनी एनर्जी होती है उसके पास, 3/2 kT। लेकिन अब कितने हैं हमारे पास, n, तो हम क्या लिख देंगे, n। तो क्या आ गया CV, तो CV इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू कितना, अच्छा टेम्परेचर कितना राइज हुआ है 1, तो हम क्या लिख देंगे K इंटू N इंटू 1। तो कितना आ गया बताओ, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 इंटू K इंटू 1 और N, और ये आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू द गैस कांस्टेंट। तो CV क्या हो गया हमारे पास बोलो, तो CV हो गया हमारे पास 3/2 R। ये किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट है। दिस इज इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ गैस। बताओ इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, फॉर एनी काइंड ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, किसी भी तरह की मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये है हमारे पास, चलिए आगे बढ़े अब इसमें। चलिए एक और समझ लेते हैं हम लोग, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हो गया, अब अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बात करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा। तो देखो मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू कितना होता है, R। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि Cp इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, CV प्लस R। तो अगर हम इसकी बात करें तो CV को फॉर एनी काइंड किसमें लिख सकते हैं बताओ, तो उसको हम लिख सकते हैं F/2 इंटू R प्लस R। तो क्या आ जाएगा हमारे पास मिल जाएगा हमें ये, क्या मिल जाएगा जल्दी बोलो, ये मिल जाएगा हमें F/2 प्लस 1 इंटू R। ये किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काम करेगा, ठीक है, किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। जैसे अब हम लोग मोनो एटॉमिक के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए बात करें, मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक के लिए Cp तो पता है, CV अगर हम निकालें, जैसे हमें मोनो एटॉमिक की बात करनी है, किसकी बात करनी है बोलो, मोनो, ठीक है बच्चों। तो अगर हम मोनो एटॉमिक की बात करें, मोनो एटॉमिक, तो अगर हम मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मोनो एटॉमिक के लिए Cp अगर हम निकालें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। तो हम यहां लिख देंगे 3/2 प्लस 1 इंटू R। तो व्हाट इज दिस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 इंटू R। दिस इज आवर Cp। क्या कहलाएगा ये हमारा, Cp कहलाएगा। अगर हम डाई एटॉमिक गैस की बात करें, समझना, डाई एटॉमिक गैस, तो डायटोमिक गैस के लिए F जो होता है वो कितना होता है बोलो, 7। अभी याद किया था हम लोगों ने, 7 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Cp इज इक्वल टू बोलो 7/2 प्लस दिस, तो 9/2 R हो जाएगा, सही है। और आगे बढ़े हम लोग, आइए देखिए, और हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं इसमें तो देखिए हम लोगों को क्या मिल सकता है। तो देखिए अगर हम और आगे बढ़े इसमें तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मोनो एटॉमिक हो गया, डाई एटॉमिक हो गया, ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक के लिए अगर हम बात करें, ट्राई एटॉमिक, तो देखो अगर हम ट्राई एटॉमिक की बात कर रहे हैं कि ट्राई एटॉमिक के लिए बोलो, तो अगर हम पहले लीनियर ले लें, अगर क्या ले लें बताओ, लीनियर, तो लीनियर में कितना था बताओ, 6। कितना था, 6, ठीक है। नहीं, नॉन लीनियर में कितना था, 7 था हमारे पास, कितना था, 7। तो नॉन लीनियर में F कितना था हमारे पास, तो अगर हम F लिखना चाहें नॉन लीनियर में तो ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस आर। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 माइनस आर, मतलब R का मतलब 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9, 2 और ये 7।
तो F कितना हो गया हमारे पास 7, तो कितना आ जाएगा बताओ Cp, तो Cp हमारे पास आ जाएगा 9/2R, कितना आ जाएगा 9/2R। और अगर हम नॉन लीनियर ले लें, क्या ले लें, नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर की बात करेंगे तो कितना होता है F 6, क्यों होगा, क्योंकि ये 3 हो जाते हैं। तो अगर हम अब लिखें Cp तो कितना आ जाएगा बताओ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6/2 3 4, तो ये 4R हो जाएगा। और अगर हम मोनो एटॉम डाई एटॉमिक की बात कर रहे हैं, किसकी, डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक की अगर हम बात करें तो डाई एटॉमिक के लिए कितना हो जाता है, डाई एटॉमिक के लिए F हो जाता है 5, कितना हो जाता है F बोलो 5। तो अगर 5 हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, Cp इज इक्वल टू 5/2 + 1 इंटू R, तो कितना आ जाएगा बताओ ये 7/2 इंटू R, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं तुम्हें इसकी टेबल बना दे रहा हूं, उसको आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू ड्रॉ टेबल, ठीक है। चलिए टेबल ड्रॉ करते हैं हम इसकी, आइए अब देखिए। चलिए तो मैं टेबल बना रहा हूं इसमें, यहां पे हम लिख रहे हैं एटॉमिसिटी, इसको मेरे साथ साथ बना लीजिएगा, एटॉमिसिटी यानी कौन सी गैस है। फिर यहां पे हम लोग ले रहे हैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर यहां पे हम लोग ले रहे हैं इसमें एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, फिर हम यहां पे ले रहे हैं एनर्जी पर मोल, एनर्जी पर मोल, फिर यहां पे हम लिखेंगे Cv, और फिर यहां पे हम लिखेंगे Cp, और फिर यहां पे हम लिखेंगे गामा, ठीक है, जो बराबर होता है Cp/Cv, ठीक है। ये हम लोग यहां पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। आइए देखिए, ठीक, ये है हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं इसमें मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3। एनर्जी पर मोल, तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर हम निकालें तो कितना होता है 3/2 kT, 3/2 kT। और अगर हम पर मॉलिक्यूल निकालें तो कितना होता है हमारे पास 3/2 RT, क्योंकि इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 3/2 RT। Cv कितना होता है हमारे पास बताओ, Cv इसका होता है 3/2 R, और ये कितना होता है 5/2 R। अब अगर हम इसका Cv निकालें तो कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5/3, कितना आ जाएगा बताओ 5/3। अब अगर हम निकालें डाई एटॉमिक, कैसा, डाई एटॉमिक, तो अगर हम डाई एटॉमिक की बात करें तो डाई एटॉमिक में कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है हमारे पास वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारे पास 5, यानी 3 × 2 - 1, तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5/2 kT, और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा 5/2 RT, और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, Cv हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा 5/2 R, और इसमें 2 और जोड़ दो तो 7/2 R, और ये कितना आ जाएगा बताओ 7/5। अब हमें क्या निकालना है, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, वो भी कैसा, लीनियर, कैसा चाहिए हमें, लीनियर। तो अगर हम ट्राई एटॉमिक लीनियर निकालेंगे तो कितनी आती है, तो 3 3 9 - 2 यानी 7, तो यहां पे कितना आ जाएगा 7/2 kT, यहां पे कितना आ जाएगा बताओ 7/2 RT, और यहां पे कितना आएगा, 2 जोड़ दो 9/2 R, और यहां पे कितना आ जाएगा बताओ, नहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या करना है हमें यहाँ पे, यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आएगा 7/2, अब 2 जोड़ो तो 9/2 R, अब ले लो 9/7। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, तो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो यहां मिलेगा 6, ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा बताओ 6/2 kT,
यहाँ कितना आ जाएगा 6/2 RT, और यहाँ पे कितना मिलेगा हमें बताओ 6 यानी 3R, और यहाँ पे कितना मिलेगा 4R। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 ही तो ऐड करना है क्योंकि वो तो कट गया, तो आप 1 ऐड करेंगे, हाफ नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4/3। तो ये थोड़ा सा आप लोग डेटा को थोड़ा सा याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये हम यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है। अब हमें जो इसमें पढ़ना है वो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। मैक्सवेल ने क्या बताया, एवरेज, RMS और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। और फिर हम लोग थोड़ा देख लेंगे इसमें सॉलिड वगैरह की किस तरह से बिहेवियर होता है, और मीन फ्री पाथ क्या होती है या उसका टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोग इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अब जब आगे करेंगे, और अब इसमें ज़्यादा बचा नहीं है, मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा, अब आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस एक लेक्चर और लगेगा तुम्हारा, देन वी हैव टू फिनिश द KDG, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग कर लीजिए। ओके, थैंक यू।